माफूक फितरत विलियम ब्रैनहम की स्वाना हयात। बाब सोएम। तंगदस्ती की इंतहा 1916 ता 1917। स्कूल ने कई तरीकों से बिली के इल्म और शाऊर को वसी कर दिया था। उसने इंडियाना और केंटकी की सरसब्ज पहाड़ियों से परे एक दुनिया के बारे में सीखा, एक जंग में मुब्तला दुनिया। उसने कई ऐसे ममालिक के नाम सुने जिनके बारे में वो जानता तक भी ना था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। और उसने सीखा कि उन ममालिक ने फ्रांस, बरतानिया और रूस के ख़िलाफ़ कैसे इत्तेहाद बना लिया था। अगरचे 1916 के मौसम ख़ज़ां में रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका अभी तक भी गैर जानिबदार रहा था, तो भी मिसेस टेम्पल अपने तालिब इल्मों को अमवार ख़ारजा से आगाह रखती थी। वो बच्चों के लिए जंग के बारे में मज़ामीन पढ़ने के वास्ते अक्सर स्कूल में अखबार लाती थी। बिली के तसव्वुर में पैदल सिपाहियों और कमांडिंग जर्नैलों, हैबतनाक लड़ाइयों और रोमानवी बहादुरों के वाक़यात से हलचल मच जाती थी। कभी कभी वो अपने दोपहर के खाने का आधा वक्त अखबार में छपने वाली फ़ौजियों की तस्वीरों का मुतालिया करने में सर्फ कर देता था। कभी कभार वो शहर जेफरसनविल के बाज़ारों में फ़ौजियों को भी देखा करता था। उनकी साफ़ सुथरी फ़ौजी वर्दियों ने बिली के 7 साला जहन में आग लगा दी थी, जिससे वो भी एक सिपाही बनने की ख्वाहिश करने लगा था। बिली के स्कूल के एक दोस्त लाइटफोर्ड ने गर्मियों के महीनों में पाथफाइंडर मैगजीन बेचकर स्काउट यूनिफॉर्म हासिल किया था। लाइड अक्सर उसे स्कूल में पहना करता था, जिससे बिली को जलन सी महसूस होती थी। उसके सीने पर तमगे और निशान के पैच, आस्तीन पर दर्जाबंदी की पट्टियाँ, उसकी फौजी तर्ज की टोपी और पैंट के दोनों पांचों में एक एक धारी के साथ पट्टी। लाइटफोर्ड की स्काउट यूनिफॉर्म में हर वो चीज़ दिखाई देती थी जो बिली अपने लिबास में चाहता था। अगर वो कभी ऐसा यूनिफॉर्म पहन सकता तो वो जानता था कि वो कितना ख़ास महसूस करेगा। एक दिन बिली ने हिम्मत कर ही ली और पूछा, लाइट, जब तुम्हारी यूनिफॉर्म पहनकर पुरानी हो जाए तो क्या तुम ये मुझे दे दोगे? लाइट ने कहा, ज़रूर बिली, मैं तुम्हें दे दूंगा। अक्टूबर के आखिर तक पहुंचते पहुंचते मौसम सर्द हो चुका था। कोहरे की तह हर सुबह खेतों पर कालीन की तरह जम जाती थी और 10 बजे से पहले शायद ही कभी पिघलती होगी। बिली अब भी बगैर शर्ट के कांप रहा था, जबकि वो यूटिका पाइक की सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। अगर वो बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाता तो क्लास शुरू होने से पहले वो अपनी कपकपाहट को लोहे से बने हुए कोयलों वाले चूल्हे से ख़त्म कर लिया करता था, फिर अपनी मुकर्ररा करदा नशिस्त पर बैठ जाया करता था। चार्ल्स के बॉस की बीवी मिसेस वेथन ने किसी दिन उसे ज़रूर नंगे सीने के साथ स्कूल की तरफ भागते हुए देख लिया होगा, क्योंकि एक दिन उसने उसे एक इस्तेमाल शुदा कोट दिया जिसके एक बाजू पर उकाब का पैच लगा था। वो इतनी ज़्यादा गरमाइश की अयाशी से प्यार करने लगा था। बिली हर मिनट उस कोट को पहने रखता था, चाहे वो अपने कैबिन के बाहर काम कर रहा हो या खेल रहा हो। स्कूल में तो वो अपने कोट को कॉलर तक बंद किए रखता था, ताकि दूसरे बच्चों में से कोई भी ये ना देख पाए कि उसके नीचे पहनने के लिए उसके पास शर्ट तक नहीं है। रात को घर के बलाई हिस्से में सोते हुए बिली और उसके छोटे भाई टाली के झरोकों में से सितारों को देखा करते थे। जब बर्फ़ पड़ती थी, एला अपने लड़कों को तरपाल के कपड़े में लपेट देती थी ताकि सोते वक्त भीगने से उनका बचाव हो सके। सुबह के वक्त तरपाल पर बर्फ़ धूल की तरह जमी होती थी। लड़कों के बेदार होने से पहले ही एला नाश्ता तैयार कर लेती थी, गरम गरम बिस्किट और जवार का शीरा। एक सुबह वो बांस की सीढ़ी के पास गई और पुकारा, बिली, तुम और एडवर्ड नीचे नाश्ते के लिए आ जाओ। बिली ने जवाब दिया, मामा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में कुछ चला गया है। रात भर घर के बलाई हिस्से पर गर्दिश करने वाली यख ठंडी हवा ने उसकी पलकें बंद कर दी थीं। एला ने कहा, तुम्हारी आंखों में कोई चीज़ आ गई है, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं राकून की चिकनाई ले आऊँ। जब भी चार्ल्स राकून का शिकार करता था तो वो गोश्त की चर्बी को काट देता और एला उसे उबाल कर चिकनाई बना देती थी और उसे एक डब्बे में भर कर महफूज कर लेती थी। राकून की चिकनाई ख़ानदान के लिए हर मर्ज़ का इलाज हुआ करती थी। एला उसे अपने बच्चों को ज़ुकाम के लिए देती थी
उस पर तारफीन और कोयले का तेल होता था। वो उसे गले की खराश के लिए भी निगल जाया करते थे। अब एला लड़कों की पलकों पर गरम राकून की चिकनाई की मालिश उस वक्त तक करती रही जब तक कि उन्होंने आंखें न खोल लीं। बिली और एडवर्ड बर्फ में पैदल स्कूल जाया करते थे, कभी वैगन के पहियों के निशान पर चलकर तो कभी जमी हुई बर्फ पर। वो घंटों तक भीगते हुए स्कूल पहुंचते थे। खुशकिस्मती से उनके गीले जूते और पतलून खाने के वक्त तक सूख जाया करते थे। वो अपना लंच हमेशा आधे गैलन शीरे वाली बाल्टी में एक साथ ले जाते थे। बाल्टी में उनकी माँ साग से भरा एक छोटा सा बर्तन, एक और बर्तन फलियों से भरा हुआ, नाश्ते से बच जाने वाली मकई की रोटी के 2 टुकड़े और 2 चम्मच देती थी। बिली दूसरे बच्चों के खानों में तंदूर में पकी ताज़ा ब्रेड की खुशबू महसूस कर सकता था, जो कि बहुत ही उम्दा खुशबू होती थी। वो अब जानता था कि वो बच्चे दोपहर के खाने में सैंडविच और कुकीज़ खाते थे और उसे अपनी सस्ती फलियां और मकई की रोटी दिखाने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। चुनाचा वो और एडवर्ड दरिया के किनारे जाकर एक लकड़ी की लठ पर बैठते और अपने दरमियान में एक डब्बा रखते ताकि वो अकेले अपना खाना खा सकें। बिली फलियों का पहला चम्मच भरता, फिर एडवर्ड अपना चम्मच डालता, फिर बिली बारी बारी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों डब्बे उन दोनों के बीच बराबरी से खाली हो जाएं। 1916 में क्रिसमस के करीब मिसेस टेम्पल ने अपने तालिब इल्मों से सुर्ख सफ़ेद और नीले कागज़ों की पट्टियाँ कटवा कर और उन्हें चिपका कर जंजीर नुमा झालरें बनवाईं ताकि वो घर ले जाकर क्रिसमस ट्री के गिर्द लटकाएं। चार्ल्स ने पहले कभी कैबिन में क्रिसमस ट्री नहीं लगाया था, लेकिन जब एला ने अपने बेटों की सजावट देखी तो सोचा कि इस साल मामला कुछ मुख्तलिफ होगा। जंगल में कुल्हाड़ी लेकर एला एक झाड़ीदार देवदार की लकड़ी काट कर घर ले आई। उसने 2 कागज़ों की झालरें टहनियों पर लपेट दी, लेकिन दरख्त फिर भी खाली खाली लग रहा था। चार्ल्स ने मौसम गर्मा में बाग में कुछ मकई उगाई थी और एला ने सोचा कि उसे इस्तेमाल करने का ये बेहतरीन वक्त है। उसने उसे खुली आग पर ढकी हुई केतली में डालकर भूना तो वो खूबसूरत फुल्ले पॉपकॉर्न बन गए। सुई और धागे के साथ उसने मकई के फूलों को पिरो कर एक लंबी माला बना ली। फिर उसने माला को देवदार की लकड़ी के गिर्द कई बार लपेट दिया जब तक कि वो मुतमईन ना हो गई कि ये एक मुनासिब क्रिसमस ट्री लगने लगा है। दरख्त को सजाने के बाद एला के पास कुछ मकई के फुल्ले बचे रह गए थे, तो उसने आधे गैलन वाले शीरे वाली बाल्टी में डालकर बिली और एडवर्ड के साथ स्कूल भेज दिए। दोनों लड़कों ने बाल्टी को सामान रखने वाले कमरे में ऊपर एक शेल्फ पर रख दिया, जहां दूसरे बच्चों ने अपने कोट लटकाए थे। बिली अब भी सारा दिन अपना कोट पहनता था, यहाँ तक कि क्लासरूम में भी। सुबह 10 बजे के करीब बिली का मकई के फूलों के लिए दिल ललचाया। उनका जायका कैसा होगा? फिर उसने सोचा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एक मुट्ठी भर खा लूँ तो कैसा रहेगा। तो उसने अपना हाथ उठाया और मिसेस टेम्पल से पूछा, क्या वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बाहर जा सकता है? उसने कहा हाँ। तो उसने बाल्टी के ढक्कन को खोला। जैसे ही बिली सामान रखने वाले कमरे के पास से गुजरा तो उसने बाल्टी के ढक्कन को खोला और एक मुट्ठी भर फुल्ले निकाल लिए और ढक्कन दोबारा अपनी जगह पर लगा दिया। वो बाहर ईंटों की चिमनी के पीछे गया और उन मकई के फूलों को खाने लगा, टुकड़ा बा टुकड़ा जायका। वापस अंदर जाने से पहले उसने एहतियात से अपना हाथ और चेहरे को साफ किया ताकि उसके उस कारनामे का कोई सबूत बाकी ना रहे। दोपहर के खाने के वक्फे में बिली और एडवर्ड दरिया के किनारे चले गए ताकि लकड़ी के लठ पर बैठकर खाना खाएं। वो दोनों पहले मकई के फुल्ले चबाना चाहते थे। जब उन्होंने बाल्टी खोली, उन्होंने पाया कि 1/3 फूलों का हिस्सा तो गायब था। एडवर्ड ने मासूमियत से बिली की तरफ देखा और कहा, बोलो, इस मकई के फुल्ले के साथ कुछ तो हुआ है। बिली ने भी अपने भाई की तरह हैरानगी से देखने की कोशिश की। हाँ, कुछ तो हुआ है। एडवर्ड को सच की हवा भी नहीं लगी। लड़कों ने क्रिसमस के मौका पर अपनी अपनी जराबें लटका दी। अगली सुबह हर एक को उसकी जराब में 1-1 संतरा और 3-3 टॉफियां मिली। बिली ने सोचा, ओह, ये सेंटा क्लॉज कितना अजीम इंसान है जिसने आकर ये सब मुझे दिया। उसने क्रिसमस के दिन अपना संतरा खाया, लेकिन छिलकों को सुखाकर अपने कोट की जेब में रख लिया था
और हफ्तों उन्हें टॉफ़ी की तरह चूसता रहा। 1917 जनवरी में बिली ने देखा कि लाइटफोर्ड ने क्रिसमस की छुट्टियों के बाद से अभी तक स्कूल में अपना स्काउट यूनिफॉर्म नहीं पहना था। उसने पूछा, लाइट, उस स्काउट सूट का क्या बना? लाइट ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ बिली, मैं भूल गया था कि तुम इसे लेना चाहते थे। मैं इसके मुतालिक अपनी माँ से पूछूंगा। अगले दिन लाइट मायूस कुन खबर लेकर आया। माँ ने कोट को लेकर उससे कुत्ते का बिस्तर बना लिया है बिली, और पैंट को डैडी की पैंट में पैबंद लगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मेरे पास एक पौंचे के अलावा कोई चीज नहीं बची। बिली ने बेखौफ होकर कहा, तो फिर वो पौंचा ही मुझे दे दो। अब बिली खस्ता हाल स्काउट यूनिफॉर्म के एक पौंचे का काबिल फख्र मालिक था, जिसकी एक तरफ नीचे तक एक धारी थी और एक सिरे पर नाला था। वो उस पौंचे को पहनकर स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका उसे मिला नहीं था। लिहाजा उसने पौंचे को अपने कोट की जेब में डाल दिया कि कोई अच्छा बहाना आने पर तैयार रहे। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मौसम सरमा के एक बहुत बड़े बर्फानी तूफान ने इंडियाना के देही इलाकों पर अपना शदीद गज़ब ढाया था। कुछ जगहों पर बर्फ़ की पैमाइश 17 फुट की गहराई की थी। उसके बाद बर्फीली बारिश भी हो गई, जिससे दरख्तों पर बर्फ़ की तह जम गई थी और खेत एक मुकम्मल स्लाइडिंग ट्रैक बन गए थे। यूटिका पाइक स्कूल के तलबा अब अपने दोपहर के खाने का वक्फा करीब ही एक बड़ी पहाड़ी पर फिसलने का खेल स्लाइडिंग करते हुए गुजारने लगे। तमाम बच्चों के पास दुकान से ख़रीदी गई फिसलने वाली गाड़ी थी, यानी बिली और एडवर्ड के अलावा। बिली को दरिया के किनारे एक कूड़ेदान में धात का पुराना बर्तन याद आया। वो उसे ले आया और जल्द ही वो और एडवर्ड पहाड़ी की चोटी पर बाकी बच्चों के साथ शामिल हो गए। बिली पीछे से अपनी टांगे एडवर्ड के इर्द गिर्द लपेटते हुए पहाड़ी से नीचे की तरफ फिसलता चला गया। फिसलते हुए वो घूम कर चक्कर खाते जा रहे थे। ये बहुत मज़ेदार था, लेकिन आखिरकार बर्तन का निचला जंग आलूदा हिस्सा जवाब दे गया और उन्हें स्लाइडर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कुछ और तलाश करना पड़ा। इस बार उन्होंने लकड़ी की एक लठ की शक्ल को तब्दील किया। उसको तराशते गए जब तक कि सामने वाला हिस्सा स्लाइडर से मुशाबे न हो गया। बर्फ़ की कैफियत काफ़ी ज़्यादा बर्फीली थी, जो कि स्लाइडिंग के नहायत मौजू थी, और फिर दोनों लड़के अपनी बनाई हुई स्लाइडर पर सवार हो गए और पहाड़ी की सबसे ज़्यादा ढलान पर तेज़ रफ्तारी से चलाने लगे। एक स्लाइड ट्रैक पर लड़कों ने गलत टर्न ले लिया और पहाड़ी की खाई में जा पड़े थे। बिली अपने कोट के नीचे बर्फ़ के तोदे और टांग में शदीद दर्द के साथ उठ खड़ा हुआ। दूसरे बच्चे आसपास जमा होकर पूछने लगे कि क्या वो ठीक हैं। ओह, मेरी टांग में चोट लगी है, वो कराह कर बोला। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। इससे मुझे याद आया कि मैंने अपनी स्काउट यूनिफॉर्म का एक पौंचा कोट की जेब में रखा हुआ है। अपनी जेब से पांचा निकालकर उसने उसे अपने टेनिस के जूते के ऊपर और अपनी दर्द वाली टांग के इर्द गिर्द चढ़ा लिया और उससे पट्टी बनाकर अपनी जगह पर सही कर लिया। तभी स्कूल की घंटी बजी कि वो वापस क्लास में आ जाएं। उस दोपहर को मिसेस टेम्पल ने बिली को ब्लैक बोर्ड पर आने को कहा। वो एक तरफ टेढ़ा खड़ा होकर मसला हल करने लगा, इस उम्मीद पर कि दूसरे तालिब इल्म ये ना देख पाएं कि उसकी सिर्फ एक टांग पर पट्टी है। लेकिन यकीनन सब ने गौर किया और दबी हुई हंसी जल्द ही हंगामा खेज कहकों में बदल गई। बिली रोने लगा और मिसेस टेम्पल ने उसे जल्द ही घर भेज दिया। अप्रैल के महीने में मिसेस टेम्पल लुईवेल का एक अखबार स्कूल में लाईं, जिसकी सुर्खी थी कि अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उसने मजमून को ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुनाया, जिसमें बताया गया कि किस तरह 18 मार्च 1917 को जर्मन आबदोजों ने 3 अमरीकी तजारती बहरी जहाज़ों को डुबो दिया, जिससे सदर वुडरो विल्सन अमेरिका की गैर जानिबदारी को ख़त्म करने पर मजबूर हो गए। अब रियासत मुत्तहिदा अमेरिका भी जंग में दाखिल हो चुका था। स्कूल के बाहर बलूत के दरख्त में कलियां निकलने लगी थीं। दिन तेज़ी से गर्म होते जा रहे थे। दोपहर के वक्त बिली अपने भारी सर्दियों के कोट में पसीने पसीने हुए जा रहा था। उसकी उंगलियां अब टेनिस के जूतों में से होते हुए सुराखों से बाहर आ गई थीं। एक दिन मिसेस टेम्पल ने देखा कि क्लासरूम के पिछले हिस्सा में बैठे तलबा अजीब चेहरे बना रहे हैं।
वो अपनी नाक ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे कुछ चीज़ बहुत बदबूदार हो। उसने सोचा कि कहीं उसका इस छोटे विलियम ब्रैनम से कोई ताल्लुक तो नहीं। आखिर क्यों ये लड़का इतनी गर्म दोपहर में भी कोट पहनने पर उमादा रहता है। उसने कहा, विलियम, तुम इस कोट को उतार क्यों नहीं देते हो? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? बिली का दिल तो जैसे रुक सा गया। उसने उसके नीचे कोई शर्ट नहीं पहनी हुई थी। नहीं मैडम, मैं तो कुछ सर्दी सी महसूस कर रहा हूँ। वो हैरान होगी, तुम्हें इस तरह के दिन में भी सर्दी लग रही है? जी हाँ मैडम, उसने कहा। बेहतर है कि तुम यहाँ आओ और आग के पास बैठो। बिल्ली ने पूरी सर्दी अपना ये राज छुपाए रखा था और अब वो इसे ऐसे ही तो अफशा कर देने वाला नहीं था। हिचकिचाते हुए उसने अपनी सीट चूल्हे के पास लगा ली, जबकि मिसेस टेम्पल ने उसमें कोयलों से भरा एक और बेलचा डाल दिया। पसीने से उसका माथा शराबोर हो गया था और फिर पसीना उसके चेहरे पर उतरने लगा था। मिसेस टेम्पल ने पूछा, विलियम, क्या तुम्हें अब भी सर्दी लग रही है? जी हाँ मैडम। उसने सर हिलाया। लगता है तुम बीमार हो। बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ। बिल्ली कई दिनों तक घर में ये सोचता रहा कि उसे एक शर्ट कैसे मिलेगी ताकि वो स्कूल वापस जा सके। उसकी फुप्पो, उसकी वालिद की बहन, उनके कैबिन से पहाड़ी के पार रहा करती थी। उसकी एक बेटी बिल्ली की हम उम्र थी। वो हाल ही में उनसे मिलने आई थी और वो अपनी एक पोशाक उनके घर भूल गई थी। अगरचे उसके सामने और पीछे सजावटी काम हुआ था, बिल्ली ने फैसला किया कि वो उस पोशाक में से एक शर्ट बना लेगा। उसने स्कर्ट का ज़्यादातर हिस्सा काट दिया और बाकी के हिस्से को अपनी पैंट के अंदर कर लिया था। फिर उसने खुद को सेब के दरख्त पर कीलों से जड़े टूटे हुए आईने में देखा। उसने सर हिलाया और अपनी उंगलियां क्रॉस कर लीं। जब स्कूल के बच्चों ने उसके सीने पर सजावटी काम देखा तो उसे चिढ़ाने लगे। ये तो लड़की की पोशाक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, बिल्ली ने इसरार किया। ये मेरा इंडियन सूट है। वो इस तरह के तस्वर पर और भी जोर से हंसे और ऐसी बात पर उसे बेरहमी से चिढ़ाने लगे। बिली ब्रैनम लड़कियों के कपड़े पहनता है, कैसे लड़कियों जैसा है? उनके मजाक उड़ाने के बावजूद बिली उस पोशाक को रोजाना पहनता था जब तक कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां ना हो गईं। उसे ऐसा करना ही पड़ा था क्योंकि उसके पास वाहिद यही तो एक शर्ट थी।